हो गया। हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आज आपका जो ये आपका वन दरोगा का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसमें आपके अराउंड 25 क्वेश्चंस होंगे और ये नेक्स्ट 3 डेज़ आपका क्या है कंटिन्यू डेमो चलने वाला है। तो आज तो 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लास्ट ईयर भी आपने पेपर दिया होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कि फिजिक्स का कितना है, केमिस्ट्री का कितना है, बायो का कितना है और थोड़ा बहुत पर्यावरण और कृषि से रिलेटेड भी हमारे क्या है उसमें कुछ क्वेश्चन देखे गए थे, है ना। तो इस बार आप लोगों का एक ही शिफ्ट में पेपर होना। लास्ट ईयर 18 शिफ्ट में पेपर हुआ था अराउंड, हाँ 18 शिफ्ट में था। तो इस बार आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ऐसा नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप जो जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। बाकी जिस पोर्शन में आपका थोड़ा बहुत वीक हो या जो पोर्शन आपको लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्वेश्चन को आप खुद से देखिए। और क्वेश्चन तो हम डिस्कस कभी करने वाले ही हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर ये विजिबल होगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। देखो ये पर्यावरण से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको लेते हुए चलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही आएंगे। आपको पर्यावरण से रिलेटेड और जो आपका इकोलॉजी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक, तो जो ये आपका पर्यावरण अधिनियम है ये आपका क्या है, कब पारित किया गया था? 1986 आप इसका राइट आंसर है कि 1986 में आपका क्या है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पर्यावरण जो मंत्रालय था, पर्यावरण मंत्रालय कब बना और किसके कार्यकाल में बनाया, ये आप लोग क्या है कमेंट में इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई और किसके शासनकाल में इसकी क्या है स्थापना की गई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख पा रही होगी, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। पहले तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि भैया रियो 20 क्या था। घोषणा पत्र की बात तो बाद में है, पहले हमें क्या है रियो 20 के बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, चलो आंसर मैं बता देता हूँ। जो इसका हमारा जो शीर्षक था रियो 20 का, वो क्या था? द फ्यूचर वी वांट, वो भविष्य जो हम क्या है चाहते हैं। अब बात की जा रही है कि जो ये रियो 20 था ये कब हुआ, तो मैं ये आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि ये 20 साल बाद हुआ। अच्छा सर, अगर 20 साल बाद हुआ तो पहला कब हुआ था? जो ये रियो जो शहर है, रियो डी जेनेरिया, ये क्या आपके ब्राज़ील में एक ये शहर है, क्या है आपके ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरिया। ब्राज़ील का एक शहर है जहाँ पे क्या है ये आपका शहर है। सर्वप्रथम जो पर्यावरण से रिलेटेड क्या है, जो इसमें जो मीटिंग की गई थी, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, बात की जा रही है फर्स्ट अर्थ सम्मेलन। हम बात कर रहे हैं किसकी? फर्स्ट अर्थ समिट, प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन बात किया गया था वो कब किया गया था आपका? 1992 में क्या है आपका, सॉरी ये 1992 में आपका क्या है प्रथम शिखर सम्मेलन किया गया था। उसके 20 साल बाद, इसके 20 साल बाद कब इसका 20 साल बाद होगा आपका? 2012 में आपका क्या किया गया था? प्रथम द्वितीय ये आपका क्या किया गया था आपका? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये आपका है जो ये 1992 में है, ये आपका है केवल पृथ्वी सम्मेलन की बात की जाएगी। जब वो पृथ्वी शिखर क्या ऐड किया उसने? शिखर। जब वो शिखर ऐड कर देगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो आपका क्या है 2012 में। ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला। अगर वो आपको कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो कब हुआ? इसमें 10 ऐड कर दीजिए, ये कब हुआ आपका? 2002 में। कब हुआ आपका? 2002 में। याद रखो, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, आप जाओगे 1992 के बाद। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, आप जाओगे 2002 में। जब बात की जाएगी प्रथम पृथ्वी शिखर, जब बात की जाएगी प्रथम पृथ्वी शिखर, जब बात वो करेगा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की, जब बात करेगा फिर आप जाओगे क्या? 2012 में। क्या जाओगे आप? 2012 में। ठीक है, अब बात की जा रही है कि ये शिखर सम्मेलन हुए क्यों,
क्या इसका उद्देश्य था? तो ये जो शिखर सम्मेलन है ये आपके किससे रिलेटेड थे? ये थे आपके रिलेटेड सतत विकास। किससे रिलेटेड थे? सतत विकास की पर्यावरण के साथ क्या है, हमको अपना हमारा सतत विकास बनाए रखना है। क्या बनाए रखना है? सतत विकास बनाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका क्वेश्चन, इसका तो देख लिया होगा आपने, इसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, क्या है इसका शीर्षक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, क्या है? एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। अब बात है भाई कि खाद्य स्तर क्या है? जो एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहा हो। ठीक है, अगर आप अपनी इकोलॉजी में देख पा रहे, इकोलॉजी मतलब आप अगर परिस्थितिकी में देख पा रहे हो, तो क्या कर रहा है उसमें? प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, कुछ टाइप के अगर आपको ध्यान होगा, कुछ टाइप का आपने ऐसे पिरामिड पढ़ा होगा, है ना, कुछ ऐसा बना होगा। एक पिरामिड हम ऐसे भी पढ़ते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनमें जब बात की जाती है कि जब प्रथम उपभोक्ता क्या है? जो आपके घास खाते हैं, जैसे हाँ, तो जब कह रहा है कि जब एक स्तर वाला दूसरे स्तर का क्या करता है? भोजन करता है, तो उस टाइम जो एनर्जी है वो कितना ह्रास हो जाता है। कहने का मतलब है ये आपके यहाँ पे घास थी, ठीक है, इस घास को खाया बकरी ने, बकरी थोड़ा सही नहीं बनेगी, इस घास को खाया बकरी ने, तो इस घास का कितना एनर्जी क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, हार्स हो जाएगा, और कितना बकरी को मिलेगा? तो जो 90% एनर्जी है वो क्या हो जाती है? लैप्स हो जाती है। इस बकरी को कितना मिलेगा? 10%। फिर बकरी को आप लोगों ने खाया, है ना, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 90%। यहाँ भी क्या हो जाएगा? हार्स हो जाएगा, और आपको कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? अगर आपको बोला जाएगा कि एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास कितना होता है, ये क्या है आपका? 90% आपके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्तर है। इसके अभी हम इनके बारे में और भी हम डिस्कस करेंगे, और भी हम देखेंगे जब ये खाद्य स्तर से रिलेटेड आपको और क्वेश्चन भी देखे जाएंगे कि कौन आपके प्रथम उपभोक्ता होते हैं, कौन द्वितीय होते हैं, कौन तृतीय, कौन आपके सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, अभी के इसका कितना हो जाएगा आपका? 90% इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की प्रक्रिया किसने प्रस्तुत की थी? ये पारिस्थितिकी जो ये आपका स्तूप है, इसकी जो परिकल्पना है वो सर्वप्रथम किसने की थी? आपके चार्ल्स एल्टन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो, है ना। डार्विन तो आप वैसे ही नेग कर सकते। देखो, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर अगर आपको क्लियर ना हो, तो आपको क्या है? ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो ऑप्शन को आप डार्विन को तो आप पढ़ ही सकते हो, डार्विनवाद तो हर किसी ने पढ़ा होगा, है ना। डार्विनवाद का थोड़ा बहुत कुछ आपको पढ़ा, तो डार्विन ने क्या कहा था कि भैया कि जो अपने आप को क्या है क्लाइमेट या परिस्थिति के अनुसार नहीं डाल पाएगा, वो उसका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। ये वो धीरे धीरे क्या होगा? वो लुप्त की कगार की ओर क्या है? बढ़ते हुए जाएगा। कि टेंसली भी यहाँ का कोई मतलब नहीं है। ओडम तो खैर हम इकोनॉमिक्स में भी ओडम को पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चार्ल्स एल्टन। ठीक है, चार्ल्स एल्टन आपका इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में, ये कह रहा है अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। कह रहा है कि जहाँ ज़्यादा, पहले तो क्या हो रही? ज़्यादा वर्षा हो रही है भैया, ऊपर से वो उष्णी भी है, और फिर उष्ण क्षेत्र में क्या हो रही? भारी वर्षा होती है, वहाँ के वन कैसे होते हैं? ठीक है, अब बताओ कि बात की जा रही है कि अधिक वर्षा कहाँ होगी, ज़्यादा उष्ण कहाँ होगा। तो अगर आपने थोड़ा, जो आपकी ये 0 डिग्री लाइन है, ये 0 इक्वेटर है आपकी, ये क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म होगा 0 डिग्री पे। और 0 डिग्री पे अगर आप थोड़ा इंडिया का मैप लेके चलो, तो इंडिया का मैप में कुछ ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ अगर आप इंडिया के मैप आया, तो इसके जो ज़्यादा नियर बाई कौन है? केरला है। कितनी डिग्री पे? 8 डिग्री पे। जो हमारा क्या है? शॉर्थन पोर्शन है, मतलब हमारा साउथ इंडिया बोलते हैं हम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, साउथ इंडिया वाला पोर्शन तो है हमारा। तो अगर आप देखो इस टेरिटरी में आपको जो फॉरेस्ट है वो कैसे दिखाई देते हैं? ज़्यादा हरे भरे फॉरेस्ट आपको क्या है? दिखाई देते हैं। अच्छा, अगर आप कभी केरल गए होंगे, साउथ गए होंगे, तो साउथ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है?
ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट है ना वहाँ पे, कहाँ के रिस्पेक्ट में, हमारे इस नॉर्थन पोर्शन की रिस्पेक्ट में क्या है, साउथ में हमारा क्या है, ज़्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो जीरो इक्वेटर के उसके क्या है, ज़्यादा पास है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे आपका क्या है, जीरो जीरो डिग्री पे आपका क्या होता है, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ पे एक बारिश होती है। ये जीरो डिग्री के जो आसपास है यहाँ पे एक बारिश होती है। और इसी के अराउंड आपका क्या, इधर यहाँ पे ब्राज़ील का जो फॉरेस्ट है ना, अमेजन फॉरेस्ट है, वो भी आपका पड़ता है। तो उधर को एक बारिश होती है ना, अराउंड 2 से 3 बजे हमेशा एक बारिश होती है। आप उसका नाम बताना वो कौन सी बारिश होती है, क्या उसको, कौन सी बारिश उसको कहा जाता है। ये एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड होता है, वो आप मुझे कमेंट में बताना। तो अगर इस वाले हम 0 डिग्री के आसपास की बात करें, जहाँ पे क्या है, उष्ण है, गर्म है, मीन्स गर्म है, गर्म होने का क्या मतलब है कि वहाँ पे क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ के जो वन कैसे होंगे, वो हमेशा कैसे वन होंगे, आपके सदाबहार वन होंगे। कैसे वन होंगे, आपके सदाबहार वन होंगे, ठीक है। सदाबहार तो वन तो होंगे, बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सदाबहार वन होने के साथ साथ वहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी पत्तियाँ कैसे होंगी, उनकी पत्तियाँ कैसे होंगी, तो कैसे पत्तियाँ होंगी, अगर आपने देखा होगा चौड़ी पत्ती वाले वन वहाँ पे क्या है, पाए जाते हैं। देहरादून में तो आप लोग रह ही रहे हो, तो देहरादून आपको भी IT पार्क साइड या इधर साइड जाओगे तो आपको वहाँ पे पेड़ दिखेंगे, लंबे लंबे पेड़ दिखेंगे, साल के साथ एक अदर पेड़ होते हैं जिनकी इतनी क्या बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्ती होती है। किसकी वजह से होता है कि ताकि वहाँ पे क्या है, अगर बारिश ज़्यादा होती है जिन क्षेत्रों में, तो वहाँ पे क्या जो वेपराइजेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या है, जल्दी हो जाए, ठीक है। तो कैसे कैसे वन होंगे वहाँ पे आपके, हमेशा सदा हरित वन आपके पाए जाएंगे। किस इलाके में, जहाँ पे अधिक वर्षा और अधिक ओस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है, वो कौन सा होता है आपका, क्षोभ मंडल। ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करने। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, बेसिक कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो होंगे। अगर 100 क्वेश्चन का आपका पेपर है तो आप लेके चलो कि 20 से 30 क्वेश्चन तो आपके ऐसे मिलेंगे कि जिनमें आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपर का लेवल तो हर किसी को देख के बनेगा, है ना। तो ये कैसा होता है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेटोस्फेयर, किसको हम क्या कहते हैं, ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, क्षोभ मंडल में सारी की सारी क्रियाएं क्या होती हैं, बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफान आंधियों का आना, ये सब के सब क्या होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। जितनी भी क्या है आपकी जो मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं वो आपकी किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में आपकी होती है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन किस में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है आपका, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है आपका, समताप मंडल। तो आपके समताप मंडल में क्या उड़ते हैं, आपके जो हवाई जहाज है वो क्या है, उड़ते हैं, ठीक है। अगर वो इन्हीं तूफान और बिजली कड़कने के बीच में उड़ेंगे तो फिर गया ना, टर्बुलेंस हो जाएगा उनमें, और क्या हो जाएंगे, मतलब भगवान को प्यारे हो जाएंगे, पहले इतने ऊपर जा रखे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में। और जितने भी हमारे हवाई जहाज और प्लेन है वो कहाँ पे उड़ते हैं, आपके समताप मंडल में, ठीक है। जब अरे जो जितने भी आपके क्या है, जितनी भी ये आप सिग्नल से यूज करते हो ना, आपका जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें भी जितने भी आप सिग्नल यूज करते हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, वट एवर द फ्रिक्वेंसी, उसमें जो उन फ्रिक्वेंसी को जो रिफ्लेक्ट करता है वो कौन है, आपका आयन मंडल। कौन है, आयन मंडल। और जो भी आपके क्या है सैटेलाइट आपके प्रोजेक्ट किए जाते हैं या लॉन्च किए जाते हैं वो आपके किए जाते हैं ब्रह्मंडल में, जिसको हम कहते हैं एक्जोस्फेयर। क्या कहते हैं हम जिसको, एक्जोस्फेयर। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। भाई मुझे ही नहीं आता, बट इतना मुझे जरूर आता है, किसको क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। हाइड्रो, पानी, तो ये क्या हो गया, पानी में उगने वाले। हेलो, मुझे पता क्या, जिसमें सैलिनिटी ज़्यादा हो, सैलिनिटी, जिसमें क्या हो, सैलिनिटी, सैलिनिटी बोले तो लवणता, जिस पानी में क्या हो, लवणता ज़्यादा हो
उसमें कैसे पौधे उगते हैं आपके? हेलोफाइट, हाइड्रो से पानी याद रखो, हाइड्रोफाइट कैसे होंगे? जो जलीय पौधे केवल क्या है पानी में उगते हैं वो आपके क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट होते हैं। और मरुस्थल में उगने वालों को क्या कहते हैं आप? जीरोफाइट। क्या होते हैं? जीरोफाइट। ठीक है, अगर इसको मोनोजाइट किया जाए, अगर इसको मोनोजाइट किया जाए तो आप अगर देखोगे कोई जिस टाइम में वीडियो देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि मोनोजाइट क्या है। तो मोनोजाइट अयस्क है। क्या है? ओर है, अयस्क है। बट किसका ओर है वो आप सोच लेना, वो आप कमेंट्स कर देना ज़रा किसका ओर है। थोड़ा हम भी तो देखें कितना पढ़ रहे हो आप लोग। ये क्या आपका, अगर मैं इसको मोनोजाइट करूँ आंसर हो जाएगा इसका आपका जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट मैंने बता दिया आपका पानी में, और हेलोफाइट हमने बता दिया किसने? लवणीय जल में जो पौधे उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट। ठीक है, सैलिनिटी भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्या कह रहे कि सतत, कहने का सतत का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल है ना, कंटिन्यूस हो रहा है जो है ना। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? कि है कि सतत विकास के लिए आवश्यक, अगर बात की जाती है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ दी गई, किसने दी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो सतत विकास की जो सर्वप्रथम अवधारणा है वो क्या है? 1987 में। क्या है? 1987 में आयुषीएन द्वारा दी गई। किसने दी गई? आयुसीएन द्वारा दी गई। किसने दी? ब्रैंक लैंड ने दी। किसने दी? ब्रैंक लैंड ने दी। आपको ये जरूर पता होना चाहिए। 1987 में सतत विकास की परिभाषा या सतत विकास को सर्वप्रथम क्या है इंट्रोड्यूस किया गया था, और कहाँ किसने किया गया था? आयुषीएन द्वारा किया गया था। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि सतत विकास है क्या बेसिकली, तो सतत विकास की बात हम कर रहे हैं कि मानव विकास कर रहा है, मानव अपना विकास कर रहा है या अपने संसाधनों का विकास कर रहा है, बट किसके साथ कर रहा है? पर्यावरण को देखते हुए। किसको देखते हुए? पर्यावरण को देखते हुए क्या है वो विकास कर रहा है, या पर्यावरण के आयामों को भी अपने साथ लेके अगर क्या है किसी चीज़ का क्या है डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? आपका सतत विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण व निरोध एवं नियंत्रण, बिल्कुल निर्धनता को भी घटाना। अब कोई बोलेगा कि सर निर्धनता को भी घटाना तो क्यों होगा? हाँ भाई होगा। क्यों? अगर क्या है, अगर आदमी क्या है निर्धन नहीं होगा, अगर आदमी निर्धन नहीं होगा तो क्या करेगा वो? अपनी जो लिवलीहुड है उसको क्या करेगा? थोड़ा अच्छा करेगा। अदरवाइज जो क्या है, अगर वो निर्धन है क्या करेगा बेचारा? जंगल से जाएगा, लकड़ी काटेगा, पर्यावरण का कहीं ना कहीं क्या करेगा? दोहन करेगा। किसी न किसी प्रकार में तो किसी न किसी प्रकार से वो पर्यावरण का दोहन तो करेगा ही। तो क्या है, निर्धनता को भी क्या है घटाना है, लक्ष्य है किसका? सतत विकास का। किसका? सतत विकास का, यानी सबका साथ सबका विकास वाला वो लेके चलो कि भैया सबका साथ रखना है और सबका विकास करना है, वो सतत विकास का आपका मतलब है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। जो आपका परिस्थिति तंत्र है, जो आपका इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जो एक टिकाऊ जैव समूह है। ठीक है, टिकाऊ जैव समूह का मतलब क्या है कि ऐसा समूह क्या है जो आप लोगों के लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है, जिसका एग्जिस्ट होना क्या है बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर अगर उसमें अगर कुछ भी चेंजेज हुआ, अगर उसमें एक भी श्रेणी का उपभोक्ता क्या है अगर कम हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम है या जो हमारी इकोलॉजी है वो क्या है पूरी तरह क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो वो टिकाऊ समूह कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है आपका संक्रमण। इकोटीन नहीं है, ये इकोटोन होगा। ये क्या होगा? ये आपका इकोटोन होगा। ये क्या आपका? इकोटोन होगा। ठीक है, और चरम अवस्था तो वैसे भी नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी क्या है किसी भी लेवल की किसी भी चीज़ की क्या है चरम पोजीशन जब उसकी हो जाएगी, उसके बाद वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? उसका विकास होना क्या हो जाता है? रुक जाता है, या वो क्या हो जाता है, या उसको हम क्या कहते हैं, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट रेट है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता। तो चरम तो वैसे भी नहीं हो सकता था। ठीक है, कर्मिक भी नहीं होगा, ये सरल होगा, है ना। तो इसका क्या होगा? आपका संक्रमण या इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 9 का
ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस सोचने की जरूरत नहीं है, 5 जून। मैं कहता रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए सोचना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पर टिक मार देने आपको। कब मनाया जाता है आपका? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है की बात की जा रही कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या वहन करता है? एक इलेक्ट्रॉन वहन करता है। क्या वहन करता है एक इलेक्ट्रॉन? 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश। 1 यूनिट ऋणावेश। अगर हम देखो तो हम इलेक्ट्रॉन को वैसे भी, अगर आपने ध्यान किया होगा तो ऐसे लिखते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन ई, ऐसे माइनस हम इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम क्या करता है? ये वहन करता है। क्या करता है? वहन करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो क्या है? फ्रीली एग्जिस्ट करता है। याद रखना है मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज एग्जिस्टिंग फ्रीली, या यह वह मिनिमम चार्ज है, यह वह मिनिमम आवेश है जो प्रकृति में क्या है? प्रकृति में क्या करता है? खुले रूप से क्या है? विद्यमान है। क्या है? खुले रूप से विद्यमान है, या किसी पे क्या है? डिपेंडेंट नहीं है। अब कहोगे कि सर क्या इससे कम चार्ज क्या एग्जिस्ट करता? हाँ करता है, बट वो क्या है? डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, या किसी पे क्या होता है? आश्रित होता है, वो फ्रीली नहीं होता। कहाँ पे होता है? जैसे हम बात करेंगे +2/3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, -1/3 इलेक्ट्रॉन क्या है? एग्जिस्ट करता है। ये क्वार्क्स पे ये चार्ज होते हैं। किस पे होते हैं? ये क्वार्क पे चार्ज होते हैं, बट ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये डिपेंडेंट, ये आश्रित चार्ज है। ये जो आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, ये आपका क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। ये क्या है? ये आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो क्या है? फ्रीली एग्जिस्ट करता है विदाउट डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्या है? जितने भी आपके चार्ज होंगे वो क्या होंगे? हमेशा इसके मल्टीपल में होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा आपने, तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि भैया कि जो चार्ज हमेशा जो एग्जिस्ट करेगा ना, वो क्वांटा की फॉर्म में करेगा, या क्वांटा मतलब, या आप ये बोल सकते हो कि क्या है? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब जैसे 1.62, इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की, 3 की, 5 की, 6 की, ऐसे में क्या करेगा? हमेशा एग्जिस्ट करेगा। फ्रैक्शन फॉर्म में कभी भी चार्ज क्या है? एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हाँ ये कर रहा है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में ये कर रहा है, बट ये कैसा चार्ज है? ये डिपेंडेंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? डिपेंडेंट चार्ज है। ठीक है, मतलब किसी पे क्या करता है? आश्रित है, या किसी पे क्या करता है? निर्भर करता है। बट जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है, या किसी पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता। अब बात कर रहा है ये फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? Fe2O3। इसमें आपको क्या है? लोहे की संयोजकता बतानी है। क्या बतानी है? लोहे की संयोजकता। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, जो आयरन होता है वो कितना होता है? उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। आपके उसके लिए मैं बता दूं कि जो आयरन है वो क्या है? +2 और +3 दोनों टाइप की क्या है? दोनों टाइप की जो आपकी संयोजकता है या जो बॉन्डिंग, उनको क्या करता है? शो करता है। अब बात की जा रही भाई यहाँ किसकी है, तो घबराना कुछ नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। Fe2O3 ये लिख दिया, Fe2O3। O3 को यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, 2 को यहाँ रख दो, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, क्योंकि इनकी क्या होती है? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तभी तो इसका 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। तो इसके नीचे कितना आ रहा है? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। अब प्लस की होती है या माइनस की होती है? तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा या लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा ना। अच्छे से मैं बोलूँगा भाई, मैं तुमको बोलता हूँ उधार के लिए, यार भाई मुझे ना 3000 रुपये उधार दे दे,
या आप 3,000 रुपये उधार देना पसंद करोगे? क्या करोगे? उधार तो नहीं लोगे ना खुद को 3,000, एक तो ले सकते हो, दो ले सकते हो। जहाँ 3,000 की बात आप करें, अरे तू ही ले जा ले भाई, मैंने क्या करना 3,000 का। वो कोशिश करेगा कि वो 3,000 को क्या है दे दे, अपने पे क्या है कर्ज में नहीं, वही आयरन कर रहा है। क्या कर रहा हूँ? 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन के साथ बैलेंस बनाने के लिए। तो जो इसकी हो जाए वो क्या हो जाएगा आपका Fe2O3 में जो ऑक्सीजन की जो संयोजकता है लोहे की, वो कितनी हो जाएगी? +3। क्यों +3? क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अब क्वेश्चन अगर पूछा भैया कि सर ये ना आपका जो आयरन है वो +2 और +3 क्यों दिखा रहा है, क्यों संयोजकता +2 और +3 दिखा रहा है? वो उसके पीछे जो रीजन है, जो इसकी जो डी सेल होती है, जो इसकी 3D सेल होती है, वो क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। और सेम इनका क्या है? एनर्जी लेवल होता है। 3D और 4s का क्या है? सेम एनर्जी लेवल होता है। तो आपस में क्या करते हो? शिफ्ट होते हैं। क्या होता है? आपस में शिफ्ट होती है, सफल होते हैं। इसलिए क्या है, ये +2 और +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है? संयोजकता को क्या करता है? शो करता है आपका आयरन या लोहा फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला होगा, कोई भी फॉर्मूला, अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पे SO4 में, सल्फर डाइऑक्साइड में, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर आपको बोलूँ कि भैया सल्फर की कितनी है, आप बोल दो कि 4, ऑक्सीजन की कितनी है 1, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न युग्मों में से कौन सा ये गुण कण प्रतिकण है? मतलब कण प्रतिकण का मतलब क्या है? पार्टिकल एंटी पार्टिकल, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, पार्टिकल एंटी पार्टिकल। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन नो न्यूट्रल, तो ये तो हो नहीं सकता। न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो नहीं होता, क्या होता है? न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो। ये भी नहीं हो सकता। फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि फोटोन में क्या होता है? चार्जलेस मासलेस होता है, और इलेक्ट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एंटी पार्टिकल तो दिख नहीं रहा। हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन प्लस होता है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में? एंटी पार्टिकल होंगे। मैं कह रहा हूँ अभी भी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो एलिमिनेट करना सीखिए। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, तो क्या ये प्लस और न्यूट्रल नेगेटिव हुए क्या? नहीं, प्लस का तो माइनस ही नेगेटिव होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रिनो होता नहीं है, क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो होता है। फोटोन चार्जलेस मासलेस होता है। ठीक है, क्या है? पैकेट ऑफ क्वांटाई को तो हम क्या कहते हैं? फोटोन है आपका, है ना? जो आपके एनर्जी के पैकेट हैं, जिनमें क्या होती है? एनर्जी ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है, वही तो आपकी क्या है? फोटोन है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो चार्ज नो मास, तो हो नहीं सकता। ऑप्शन क्या बचा फिर? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन क्या है? इनके पार्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस तत्व के 2 परमाणु, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाती है ना? अगर मैं ये कोई है, ये कोई जेड, कोई क्या आपका पार्टिकल है, यहाँ पे अगर मैं क्या बोलूँ? जेड एटॉमिक नंबर, ए क्या बोलूँ मैं? एटॉमिक मास। ये आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जेड आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ए क्या होता है आपका? एटॉमिक मास। ए क्या होता है आपका? एटॉमिक मास। ये क्या होता है आपका? एटॉमिक मास। जो आपका एटॉमिक मास में क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये दे रखा है, प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2, द्रव्यमान संख्या बतानी है या एटॉमिक मास बताना है, तो कितना हो जाएगा इसका? 2 और 2 4। कितना हो जाएगा? 4। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो परमाणु, एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन। 2 परमाणु में कक्षाओं को भरने के नियम को नियंत्रित करता है। ये कह रहा है कि जो आपके कक्षाओं में जो भरने का निर्णय, जो आपका, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो कक्षाओं को भरने का जो नियम करता है, वो आपका कौन सा है, कि कौन सी कक्षाएं आपकी पहले भरेंगी। तो देखो, इन तीनों में कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं,
सर इसमें भी कंफ्यूज हूँ, इसमें भी कंफ्यूज, इसमें भी कंफ्यूज हूँ, तो इसको तो मैं हटा ही सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो हाइजीन वर्क का आपका जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, या जो हाइजीन वर्क अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है, वो तो क्या है, वो तो यहाँ से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम से रिलेटेड है। पार्टिकल की जब हम बात करते हैं, जब हम किसी पार्टिकल की ड्यूअल नेचर की बात करते हैं या द्वैत प्रकृति की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या है, हाइजीन अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। ठीक है, तो वो तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम के बारे में बताता है कि भैया पोजीशन यहाँ होगी तो ये कुछ होगा, तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं वो, है ना। तो इसको तो हमने हटा दिया। ठीक है, अब बात कर रहा है ऑफ बाय। जो आपका ऑफ बाय का प्रिंसिपल है, कक्षकों को भरने का करता है। अब पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, ये हमको देखना कि भैया इसमें से आपका कौन सा है। ठीक है, जो आपका पॉली जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये आपको क्या बताता है, इनके भरने का फॉर्मूला बताते हैं। और हुंड का नियम क्या बताता है, ये जो आपको हुंड का फॉर्मूला है, ये हुंड का फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि पेयरिंग तभी होगी, क्या कहता है ये, पेयरिंग तभी होगी जब क्या है, जब सारे के सारे सब सेल के आपके क्या होंगे, भर जाएंगे। देखो कहने का मतलब है कि ये आपका ये है, ये ठीक है, कहने का मतलब है कि ये ठीक। अगर मैं इसको बना दूं तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं पहले यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, ये नीचे हो गया। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने पेयरिंग कर दी और यहाँ इलेक्ट्रॉन ही ना आए। इसका मतलब है कि जब तक पहले क्या है, पहले हर एक क्लास में क्या है, आपका एक एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे, उसके बाद ही क्या आपकी क्या होगी, आपकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये आपको कौन बताता है, हुंड का नियम बताता है। ठीक है, और आपका जो ऑफ बाय का सिद्धांत है, ऑफ बाय का आपका जो प्रिंसिपल कहता है, वो कहता है कि जब हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके क्या है, इलेक्ट्रॉनों को भरते हुए चलेंगे, तो वो कैसे भरेंगे, पहले हम क्या है, लोअर एनर्जी लेवल से क्या है, हायर एनर्जी लेवल की तरफ क्या है, हम जाएंगे। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से क्या है, हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे। इनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि भाई पाउली का प्रिंसिपल क्या कहता है, हुंड का नियम क्या कहता है, और ऑफ बाय का प्रिंसिपल क्या कहता है, ये आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का प्रथम उपयोग किसने किया। अब भैया जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का प्रथम प्रयोग किसने किया था, लैमार्क ने। किसने किया था, आपके लैमार्क ने आपके क्या है, सर्वप्रथम जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का प्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि क्या कि किसका फादर क्या था। अगर कभी आता है कि इकोलॉजी का फादर कौन था, फिजिक्स का फादर कौन था, केमिस्ट्री का फादर कौन था, बायोलॉजी का फादर कौन है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों की खोज की। एक्स किरणें आपको पता होनी चाहिए कि एक्स किरणें कहाँ यूज होती है हमारी, जब हम आप एक्सरे करवाने जाते हो ना, तो एक्सरे में क्या बोलते हैं हम कि भैया जो आपका रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो आपका रेडियोलॉजिस्ट कहता है कि भैया आप बाहर रहो, थोड़ा अंदर रहो, प्रिकॉशन रहो। क्यों कहता है, क्योंकि जो एक्स किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, अगर हमारी बॉडी को क्या है डायरेक्ट टच करें तो हमारे लिए क्या होती है, वो हार्मफुल होती हैं, क्या होती है, नुकसानदेहक होती है। इसलिए तो उसकी खोज किसने की थी, वो आपका रॉन्टजन। किसने की थी, रॉन्टजन। ये कुछ रॉन्टजन ऐसे लिखते हैं, रॉन्टजन, यहाँ पे दो बिंदु लगाते हैं नाम पे, रॉन्टजन ने। किसने की थी, रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नो। ठीक, अगर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके एक्स किरणें हैं, एक्स किरणों की वेवलेंथ कितनी होती है, तो बहुत कम होती है। एक्स किरणों की वेवलेंथ आपकी क्या है, बहुत कम होती है। लेके चलो कि आपके क्या है, जो आपका 1 एंगस्ट्रॉम है, उसके अराउंड इसकी आपकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, जब जो आपकी वेवलेंथ कम होगी तभी तो क्या होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगी, ज़्यादा हार्मफुल होंगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखो आपके भैया कोई चीज़ महासागर में डूब गई,
आप किस यंत्र का उपयोग करने जा रहे हो? अच्छा, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार, सेक्शन। अच्छा सर ऑडियो, तो ऑडियो से तो मुझे सुनने का लग रहा, तो नहीं सर ऑडियोमीटर से तो नहीं सुन पाऊंगा मैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर तो हमें पता है कि सर गैल्वेनोमीटर हम किस में करते हैं, गैल्वेनोमीटर हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करते हैं, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा ये सेक्सटेंट कुछ पता नहीं है भैया, क्या है सेक्सटेंट, कुछ पता नहीं है। तो सेक्सटेंट अगर आपने बीएससी की होगी, अगर आप बीएससी पीसीएम वाले होंगे है ना, तो आपने फिजिक्स में जब आप फर्स्ट ईयर में रहे होंगे, जहाँ पे भी आपने पढ़ा, तो वहाँ पे फर्स्ट वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है सेक्सटेंट, वहाँ पे क्या है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेक्सटेंट एक एपरेटस है, उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ ऐसा टाइप का होता है, ऐसा कुछ धनुष टाइप का टेढ़ा टाइप का होता है, ऐसे देखते हैं उससे, और फिर क्या है उसको यूज करते हैं। आपको याद आ गया होगा हम सेक्सटेंट क्यों यूज करें। तो सेक्सटेंट हम क्या क्यों यूज कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हमसे क्या है दूर, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई उसकी हाइट कितनी है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, सेक्सटेंट। क्या यूज करोगे, सेक्सटेंट। तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्या क्या कर, मैंने दोबारा क्या कहा कि सेक्सटेंट का यूज हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमसे कोई फार कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपसे कोई पूछे भाई इसकी हाइट क्या है, तो आप किसका यूज करोगे, सेक्सटेंट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, सेक्सटेंट का यूज करोगे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनार। क्या हो जाएगा इसका, सोनार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सोनार में क्या करते हैं, जो हमारे जो जो हमारे सुपरसोनिक वेव्स हैं, जो सुपरसोनिक साउंड वेव्स हैं हमारी, उनको हम क्या है यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, वो जाएंगी नीचे, नीचे जाएंगी, क्या होंगी, अगर कोई मेटल होगा तो मेटल की सरफेस क्या होंगी, स्ट्राइक होंगी, और उससे क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, और हमको क्या सुनाई देगा, और हमको पता चल जाएगा कि हाँ नीचे क्या है, कोई मेटल है। ठीक है, ये यूज किया जाता है क्या, समुद्री जहाज़ों में क्या है, नीचे कोई चीज़ पता करने के लिए कि कोई प्लेन डूबा है या कुछ चीज़ डूबी है, तो क्या है सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब बताओ भाई कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, पायरो एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, अमीटर विद्युत धारा ठीक है, पायरोमीटर बिल्कुल उच्च चाप है, ये क्या हो जाएगा, टेकियोमीटर आपका क्या हो जाएगा इसमें गलत आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनीमोमीटर से हम क्या वायु की चाल मापते हैं, अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, और पायरोमीटर से हम क्या करते हैं, जो आपका उच्च ताप होता है, जो हाई टेम्परेचर है, उसको क्या है यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बन उत्सर्जन कर ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने के लिए दुनिया भर में मनाए जाने वाला अर्थ आवर सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि सर्वप्रथम जो अर्थ आवर है वो क्या है, किस देश में शुरू किया गया था। तो इसका आप लोग बताइए कि जो ये अर्थ आवर है वो क्या है, सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था, बताइए, बताओ। ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था कब, 2007 में। कब शुरू किया गया था, 2007 में। किसके द्वारा, WWF द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। किसके द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा क्या है सर्वप्रथम दुनिया भर में क्या है अर्थ आवर, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थ आवर शुरू किया गया था ऑस्ट्रेलिया में कब, 2007 में, WWF के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एल्पाइन ग्लोबल वार्मिंग के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से तय करनी पड़ेंगी। बताइए कि किन दो देशों को क्या है अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो क्या है दोबारा तय करनी पड़ेगी, जब आपका क्या है ये जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो किन दो देशों के साथ ये विकट परिस्थिति आ रही है, बताइए किन दो देशों को करना पड़ रहा है। अभी तो पहला, अगर जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है, जिसको एल्पाइन ग्लेशियर पता है कि एल्पाइन पर्वत शिखर कहाँ है, तो उसके लिए तो सोचने वाली बात नहीं है। जिसको ये नहीं पता होगा वो फिर इनमें कंफ्यूज हो जाएगा, इसको मारो इसको मारो। क्या है, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच क्या है, इटली और स्विट्जरलैंड के बाद बॉर्डर पे आपके क्या है
एल्पाइन एल्पाइन माउंटेन रेंज है। तो क्या है, उन दो देशों को क्या है फिर अपनी जो सीमाएं हैं उनको क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है बताइए, दाब की। किसकी इकाई है आपकी, दाब की। अगर थोड़ा बहुत आपने देखा यार कितना पास्कल प्रेशर है, तो पास्कल किसकी इकाई है आपकी, दाब की। वर्षा की तो, वर्षा को तो हम एमएम में मापते कि कितनी एमएम बारिश हुई। तापमान को तो हमें पता डिग्री सेल्सियस और केल्विन में मापते हैं। आर्द्रता हमको किस में मापते हैं, हाइग्रोमीटर में मापते हैं कि किस कितनी आर्द्रता है। तो इसका हो जाएगा पास्कल आपकी इकाई है किसकी, दाब की इकाई आपकी है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक मात्रक है, पारसेक किसका मात्रक है बताइए, किसका मात्रक है ये, दूरी का। किसका मात्रक है, दूरी का। कहाँ दूरी का, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस को हम क्या है मापने की बात करते हैं, जब हम लंबी दूरी को मापने की बात करते हैं तो हम उसको किस में मेजरमेंट करते हैं, उस दूरी को पारसेक में मेजरमेंट करते हैं। किस में मेजरमेंट करते हैं, पारसेक में मेजरमेंट करते हैं। चुंबकीय बल तो नहीं हो सकता, समय का सेकंड होता है। प्रकाश की जो चमक है उसको क्या होता है, कैंडिला, लाइट इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता, उसका जो मात्रक है वो क्या है, कैंडिला CD। जो आपका 7 आपकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनमें से एक यूनिट आपकी क्या है, ये होती है प्रकाश की चमक, या जिसको हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, कैंडिला। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, पार्श्विक मात्रक है किसका, दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है। अब बता जा रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है। अभी तो हमने बात की थी किसकी इकाई है, दूरी की। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। जब हम क्या है लंबी दूरी जब हम नापते हैं तो जो उसकी इकाई है वो आपकी क्या है, प्रकाश वर्ष है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी की दूरी किसमें, प्रकाश वर्ष दूरी की आपका क्या है, ये मेजरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज, कार्य का मात्रक है। अब बताइए कार्य का मात्रक क्या है, कार्य वर्क, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कार्य का मात्रक, कार्य का हम क्या करते हैं, कार्य का मात्रक आपका क्या है, जूल। क्या है आपका कार्य का मात्रक, जूल। वॉट पावर का मात्रक है, न्यूटन फोर्स का है, डाइन भी किसका आपका, फोर्स का है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका MKS में है, डाइन आपका CGS में है, वाट आपका किसका है, पावर का। एनर्जी अपॉन टाइम की बात जब की जाती है तो आपका क्या है, ये वॉट हो जाता है, जूल। कोई भी एनर्जी आपकी, अगर कोई भी एनर्जी आपको दी गई हो वट एवर द एनर्जी, तो सबका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ देखो, मात्रक तो आपको पता है, आपको इससे रिलेटेड ये भी देखना है कि आपको इनके डायमेंशन में निकालनी आनी चाहिए। क्योंकि देखो डायमेंशन से अगर क्वेश्चन फंसा तो फिर आप अटक जाओगे। इसलिए अगर कभी भी कोई भी ऊर्जा हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी ऊर्जा हो, तो उनका सबका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, जूल होता है, जो आपका कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेट था जिसने हमने आज क्या है 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, ये आपका 3 दिन का डेमो रहेगा, और कल भी या परसों भी हम क्या है ऐसे ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके क्या है 100 नंबर के 100 क्वेश्चन हम क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए, लास्ट ईयर का पेपर आप सब लोगों ने दिया होगा, तो पेपर बिल्कुल ऐसा नहीं था कि 11-12 के क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे आपके। फिजिक्स के भी बेसिक थे, केमिस्ट्री के भी बेसिक थे, पर्यावरण के थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और ये जो अगर आप तो ग्रुप C भी पढ़े रहे होंगे आप लोग, तो आप जो ये क्या आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आप तो पढ़ ही रहे हो, बट ऐसे वाले पढ़ो ना, ऐसे वाले नहीं कि जो हर किसी को पता है कि कार्बेट कहाँ है, वो वाला लाना कहाँ है, फलाना वाला कहाँ है, वो सब नहीं पढ़े हुए। थोड़ा एडिशनल भी पढ़िए, जो लगता है कि यार छोटे मोटे हैं ये नहीं आते, आप उनको भी पढ़ो। और बाकी बायो के भी अच्छा खासी पोर्शन आ रहा है, फिजिक्स का तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, खैर केमिस्ट्री के भी थे, हर पोर्शन के अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप अपने से भी पढ़िए, और बाकी हम क्या है ये यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चलेगा कल, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए।